ज़िंदगी में हम काफ़ी कुछ सीखते हैं और कुछ सीख ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर रह जाती है, जो हमें बदल देती है। जैसे ये बस्ती बदल गई है, ये पहले जैसी नहीं रही और ना ही मैं भाला 11 साल का था जब स्कूल में मेला आयोजित हुआ था और हर बच्चे की तरह मैं भी काफ़ी उत्साहित था मेले के लिए। पर उस दिन जो मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। मेला शाम को आयोजित हुआ था और स्कूल की तरफ से आदेश था जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनके साथ माता या पिता एक का होना अनिवार्य है। और मेरे साथ तो दोनों ही माँ और पिताजी आए हुए थे मेले में। मेला बहुत खूबसूरत था और बड़ा भी। उसमें कई खाने की दुकानें, कई खेल कूद की दुकानें, ढेरों झूले और खिलौने की दुकान भी थी। एक बच्चे को मोहित करने के लिए काफ़ी था ये सब। और मैं तो सब खाना चाहता था, सब खेलना चाहता था, सब झूलना चाहता था और सब खरीदना चाहता था। पर ये सब संभव नहीं था। जो मुझे अब समझ आती है तब समझ नहीं आई थी। तब तो मुझे सब चाहिए था, सब करना था जो मन में था सब। और इसीलिए घर के दो मर्दों के बीच कहासुनी शुरू हुई। पिताजी ने तो साफ मना कर दिया कि मेरी मनमानी नहीं चलेगी। मुझे अभी भी अच्छे से याद है। मुझे 3 झूलों के बाद, 2 खेलों के बाद, 4-5 खानों की चीज़ों के बाद और 2 खिलौनों के बाद बाकी चीज़ों के लिए मना कर दिया गया था। जानता हूँ बहुत कुछ पहले ही मिल चुका था मुझे, पर एक 11 साल के बच्चे के लिए वो दिन खास था। उसमें इतनी ऊर्जा और उत्साह थी कि ये सब मिली हुई चीज़ें वो 4 बार नहीं तो कम से कम और 3 बार तो कर ही सकता था। मैं नाराज़ था कि मुझे शीतल की तरह गेंद फेंक के गिलास गिराने वाला खेल खेलने नहीं दिया, प्रताप की तरह 5 बार झूला झूलने नहीं दिया, मोटू गोलू की तरह 10 चीज़ें खाने के लिए नहीं दिया और संतोष की तरह 5-6 खिलौने जिसमें एक तलवार भी था खरीद के नहीं दिया था। मेरे इस हरकत से पिताजी काफ़ी नाराज़ थे और शायद मुझे मेले में ही सबक सिखाना चाहते थे। पर माँ ने उन्हें रोका और मुझसे कुछ दूर जाके कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद माँ ने आके पूछा, झूला झूलना है? मैं तब तक गुस्से में आ चुका था और माँ के द्वारा पेश किए हर एक प्रस्ताव को मैंने मना कर दिया। तो जाहिर सी बात थी कि अब मेले में रुकने का कोई मायने नहीं थे। पिताजी और मैं एक ही अवस्था में थे, गुस्से में लाल, पर माँ एकदम शांत। मेरे स्कूल से घर का सफ़र 40 से 45 मिनट का था। पिताजी गाड़ी चलाते वक्त एकदम शांत थे, अपने स्वभाव से एकदम उलट। माँ भी कुछ बोल नहीं रही थी, पर उनके चेहरे में एक राहत सी मंद भरी मुस्कान थी, मानो जैसे वो अच्छी तरह से जानती हो आगे क्या होगा और किस तरह से होगा। और तब तक मैं दोहरी सोच में आ चुका था, जहाँ एक तरफ मैं सोच रहा था शायद इतनी ज़िद नहीं करनी चाहिए थी, और वहीं पे दूसरी तरफ मेरा बचपना कह रहा था कि जो शीतल, गोपाल, प्रताप, संतोष कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। इतने सारे सोच, दुविधा, गुस्सा मेरे छोटे से सर को दुखा रहा था, थका रहा था। इसीलिए मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली तो कार रुकी हुई थी, अंधेरा हो चुका था। माँ पिताजी अभी भी कार में ही थे, मेरे उठने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बाहर की तरफ देखा, वो हमारा इलाका नहीं था। मैंने झट से पूछा, हम कहाँ हैं? जहाँ होना चाहिए, माँ ने जवाब दिया। क्या मतलब? हम घर नहीं जा रहे? घर ही तो आए हैं, माँ ने कहा। क्या माँ, मजाक मत करो, मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं है हमारा घर। वो देख रहे हो, छोटा सा टूटा हुआ जो बरसों से ऐसे ही वीरान पड़ा है, जहाँ अब कीड़े मकोड़े, सांप मेंढक के अलावा शायद भूत ही रहते होंगे, माँ ने कहा। माँ, हम यहाँ क्यों आए? मैं तब तक घबरा चुका था, रोने लगा था। मुझे लग रहा था कि माँ पिताजी दोनों गुस्सा हैं मुझसे और मुझे यहाँ छोड़ देने के लिए लाए हैं।
वो बस्ती बहुत डरावनी थी। सिर्फ छोटे टूटे घर ही दिख रहे थे सारी जगह, गहरे काले पड़े हुए जैसे जला हुआ हो। बारिश की वजह से घर दीवार हर जगह बस काई दिख रही थी। रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी, रास्ता कम, कीचड़ ज़्यादा दिख रहा था और हर तरफ से अजीब सी असहनीय बू आ रही थी। मैं घबराया हुआ न जाने क्या क्या सोच रहा था कि तब तक बाहर भी कई लोग भीड़ जमाने लगे थे। ऐसे अजीब से लोग जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैं और घबराने लगा था। वो लोग हमारी तरफ, हमारी कार की तरफ ही घुरे जा रहे थे। न जाने क्या बात कर रहे थे। कुछ बच्चे तो कार तक भी पहुंच गए थे। मैंने रोते हुए कहा, माँ, पिताजी, चलो ना यहाँ से, मुझे घर जाना है। मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों की हर बात मानूंगा। मुझे मत छोड़िए यार, मुझे यहाँ मत छोड़िए। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और तभी मेले के बाद अब जाकर पिताजी की आवाज़ सुनी मैंने। वो हल्का हल्का हंस रहे थे। और माँ ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ रहे। मैंने झट से पूछा, तो फिर हम यहाँ क्यों आए? तुम्हें हमारा पुराना घर दिखाने, तुम्हें ये समझाने कि जो हमारा अभी का घर है वो हमारा असली घर नहीं। वो तो सिर्फ एक तोहफा है भगवान की तरफ से, जो हमें अच्छा, मेहनती, उम्मीदवार, नेक, सहनशील और धैर्यवान होने के लिए मिला है। हम तो यहीं जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं। और जब तुम छोटे से थे ना, इतने से, सिर्फ 1.5 साल के, तब हम गए थे शहर। और तब भी 1 साल इस घर से थोड़ा सा बड़ा और बहुत बेहतर मकान में पर किराए में रहते थे। फिर जाकर हम अपना एक मकान बना पाए, जहाँ तुम बड़े हुए, खेले कूदे, स्कूल शुरू किया और शीतल, गोपाल, संतोष, प्रताप, रिद्धि, सोनू, टिंकू और ना जाने कितने ऐसे साथी जिनका मुझे पिताजी को नाम भी नहीं पता, वो सब दोस्त बनाए तुमने। माँ अभी भी कुछ समझा रही थी और मैं अभी भी रो रहा था, पर इस बार ये भावना अलग थी। पहले मैं जहाँ अपने लिए रो रहा था, अब मैं अपने गलती के लिए रो रहा था। और मेरी बात मानो यारो, यह एहसास बड़े खुशनसीब वालों को होता है, बड़े खुशनसीब वालों को, जैसे कि मैंने हमारे कार से बाहर देखा तो बच्चे अभी भी उतने ही उत्साहित थे और ज़्यादातर बच्चे यहाँ के घरों की तरह ही धूल से, मैल से काले हो रखे थे। बच्चों ने इतना मैला कपड़ा पहना हुआ था जितना हम अपने सफाई के लिए कपड़ा भी नहीं रखते। छोटे छोटे बच्चे तो नंगे घूम रहे थे। वो कार के शीशे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनके जीवन में। मैं जब अपने अस्तित्व में लौटा तो देखा कि माँ और पिताजी एक बड़े मुस्कान के साथ मुझे ही देख रहे हैं और खुद का खुद मेरे चेहरे में भी एक बड़ी मुस्कान आ गई। दबी सी थी वो मुस्कान, दर्द और सुकून से मिश्रित। बेटा बच्चों को वो दे दो, माँ ने कहा। मैंने अपने बगल में देखा तो एक बड़ी सी लिफाफा में बिस्किट्स और जूस रखे हुए थे। मैं अपने ही इच्छाओं में, खुद के बनाए दर्द और डर में इतना खोया हुआ था कि उस लिफाफे पर मेरी नज़र तक नहीं गई। उस लिफाफे में इतने बिस्किट्स और जूस थे कि मैं रोज़ 3 बार भी उसे खाता, तब भी 1 हफ्ते या 10 दिन में भी ख़त्म नहीं कर पाता। पर कार का शीशा खुलते ही 10 मिनट नहीं लगे वो सब ख़त्म होने में। उन बच्चों को देख देख कर मेरे मुस्कान में सुकून के साथ जो दर्द था वो कम हो रहे थे, सुकून बढ़ रहा था। सिर्फ एक बिस्किट और जूस के लिए कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? कैसे? उन बच्चों को देखकर मेरे मन में यही चल रहा था। और तभी पिताजी ने कहा, माफ़ करना बेटा, जो कुछ भी हुआ मेले में या यहाँ, तुम तो बच्चे हो अभी, पर मैं तो बड़ा हूँ, समझदार हो, मुझे समझना चाहिए था। पिताजी के ऐसा कहते ही हम तीनों मुस्कुराने लगे। बिल्कुल नहीं है आप, माँ ने कहा। तुम चुप करो अभी। कम से कम मैं तो मानता हूँ खुद को, और ये भी मानता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा,
जीवन के हर हालत को हम खुद संभाल नहीं सकते, इसीलिए हमें किसी न किसी की ज़रूरत होती है। पिताजी ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ लाने का फ़ैसला माँ का था और मुझे नहीं पता था तब कि तुम इसे कैसे लोगे, अच्छा या बुरा। पर हर बार की तरह मेरे गुस्से पे काबू पाने वाली, मुझे समझाने वाली तुम्हारी माँ, मेरी अर्धांगिनी पर मुझे पूरा भरोसा था। और देखो, तुम भी समझ गए हो काफ़ी चीज़ें। हमने पहले ही सोचा हुआ था तुम्हें यहाँ लाने का, लेकिन इस हालत में नहीं, पर सोचा ज़रूर था। देखो बेटा, मैंने तुम्हें इस जगह से, हमारे बीते कल से दूर रखा, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल इससे ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें शायद इसकी ज़रूरत ना हो। पर इन चीज़ों की समझ की ज़रूरत बहुत है, बहुत। क्योंकि इच्छाएं, तकलीफ़ें जीवन में सभी की होती है, बस गरीबों की ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि उनका जीवन का चक्र गरीबी के चक्रव्यूह में फंसा ही रह जाता है। मैंने देखा कि पिताजी के नम आंखें, उनकी दबी आवाज़, नज़र चुराना, सब अतीत के दर्द में पहुंच चुके हैं। पर कुछ होते हैं तेरे पिताजी की तरह अर्जुन, जो चक्रव्यूह को तोड़कर अपनी एक नई ज़िंदगी बना ही लेते हैं। पर ज़िंदगी का मूल क्या है, उसे कभी नहीं भूलना, कभी नहीं, और भूलना भी नहीं चाहिए। बेटा, जो समय मैंने देखा है उसके डर से मैं अब भी अपने अच्छे समय का हकदार नहीं बन पाया, और शायद ये मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, पर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। मेरे बटुए में अब हज़ारों होते हैं और अब भी 10 रुपये खर्च करने से पहले एक बार ख्याल आता ही है, इसकी मुझे ज़रूरत है या सिर्फ मेरा मन कर रहा है। पिताजी की ये सारी बातें सुनकर मुझे पता चला कि माँ के आंसू और पिता के आंसू में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए माँ के आंसू तुम्हें भावनाएं सिखाते हैं और पिता के आंसू जिम्मेदारी। पिताजी की इन गहरी बातों को समझने के लिए गहरा समय चाहिए था, इसीलिए कार में सन्नाटा बना हुआ था। तभी माँ ने कहा, क्या बात है, लग रहा है 2 मर्दों के बीच सुलह हो गई है। और छोटे मर्द, माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये क्या किया तुमने, मेरे मर्द को रुला दिया। मैं काफ़ी असहज अवस्था में था माँ की ये बातें सुनकर, लेकिन पिताजी की आवाज़ सुनते ही मैं खुश हो गया। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम बाला को, वो बड़ा और अब समझदार हो गया है, उसकी ज़्यादा टांगे मत खींचो। हाँ, 2 बंदरों के बीच जब सुलह हो गई तो बिल्ली के बाल नोचने लगे। माँ ने हल्का सा छिड़ते हुए कहा, हम दोनों तो बंदर नहीं, तुम बिल्ली हो क्या। पिताजी ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब कार से उतरो, अम्मा जी से भी मिलना है और घर भी लौटना है, काफ़ी रात हो गई है, माँ ने कहा। पिताजी की ऊर्जा और परिवार की खुशी लौट आई थी और मुझ में आई थी नई समझ, अपने मूल को कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं। और सिर्फ इसीलिए कि तुम कुछ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर बार किया जाए, भले ही वो बहस हो या खर्च। 44 साल हो गए उस बात को, पर आज भी ऐसे याद है जैसे कल ही हुआ हो। पर आज अलग है, आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ और हज़ारों गरीबों का साथी भी, जिसे आने वाले कुछ सालों तक लाखों में बदलना है मुझे अपने NGO से। इस बस्ती में अब घर बड़े हैं, पक्के सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, शौचालय है। ये बस्ती पहले जैसे नहीं रही और ना ही रहे मेरे माता पिताजी, तुम्हारे दादा दादी, पर उनका प्यार, विचारधारा, सीख मेरे जीवन भर के लिए रहने वाला है और तुम्हारे जीवन भर तक भी। क्यों, ठीक कहा ना बेटा। जी पिताजी।